हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो ये देखिए, ओशनोग्राफी का सेकंड पार्ट है जो शार्ट रिवीजन अभी चल रहा था, जो हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शार्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपका क्या है, ये कंप्लीट ओशनोग्राफी पे हम लोग कर रहे हैं, यानी कि समुद्र विज्ञान पे। ठीक है, और अभी तक आपने जो देख लिया था वो तापमान के बारे में देख लिया समुद्र के। ठीक है, लवणता के बारे में देख लिया, यानी सैलिनिटी के बारे में देख लिया। और क्या देखा आपने, महासागरीय जो धाराएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया है। नेक्स्ट जो आपने देखा कि जो महासागर हैं, चाहे आपका हिंद महासागर हो, वहाँ पे भी तापमान हो गया। ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत यानी पैसिफिक, और अटलांटिक, इन तीनों के जो सीमांत सागर हैं, कटक हैं, गर्त हैं, इसको भी आपने यहाँ पे देख लिया पहले वाले पार्ट में। ठीक। ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर रखा है और इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला देखिए जो मेंशन किया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टली अब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन सरफेस। तो कह रहा है कि कौन सा महासागरीय सतह द्वारा सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है, क्या चीज, विजुअल वेव रेडिएशन यानी जो दृश्य मान तरंगे हैं या विकिरण है उसको, या मध्यम तरंग विकिरण को, या दीर्घ तरंग विकिरण को, या फिर परावैगनी तरंग विकिरण को। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी महासागरीय सतह के द्वारा सबसे ज्यादा जो है अवशोषित करी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो जो ये आपका दिया है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, दीर्घ तरंग विकिरण, आंसर भी हमने आगे सेलेक्ट किया, उसके बारे में भी मेंशन किया है। तो ये महासागरीय सतह के द्वारा सबसे ज़्यादा जो अवशोषित करी जाती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन अवशोषित करी जाती है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होता क्या है। यहाँ पे देखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसका फिगर जो मेंशन किया गया है, तो ये रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस और 51 ऑब्जर्व्ड बाय अर्थ सरफेस। ठीक है, 19% क्या है ये, ऑब्जर्व्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड, जो सोलर रेडिएशन आता है उसकी बात चल रही है। ठीक, रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, तो 20% एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्टेड, 6 जो है क्लाउड से रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है, वायुमंडल में आने वाली दीर्घ तरंग विकिरण आने वाली लघु तरंग विकिरण के विपरीत 60 मिलीमीटर में अवशोषित होती हैं, जो बहुत ही गहराई तक प्रवेश, जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती है क्या होगा, समुद्र का पानी यानी कि जो एनर्जी है, उष्मा है, उसको क्या करेगी, अवशोषित करेगी। इससे पूरे ग्रह में समान रूप से ये वितरित भी करती है। महासागर पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसका, महासागर को हम लोग जो है CO2 का सिंक, कार्बन सिंक सबसे ज़्यादा यहीं पे देखा जाता है महासागरों में। अगर ऑप्शन आपको मिले, या तो फिर सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व करता है महासागर है, और जो कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है वो आपका कौन सा है, इक्वेटोरियल बेल्ट है। ठीक है, विषुवत प्रदेश है, वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। तो समुद्र में अतिरिक्त उष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रहने वाले कई पौधों और जानवरों के पर्यावरण को भी क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हो गई लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव। जो शार्ट में है मध्यम तरंग में 100 से लेके 1000 मीटर तक इनका होता है तरंग दैर्ध्य, जो है ये रेडियो तरंग के रूप में होती है। जो दीर्घ विकिरण होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि पृथ्वी और उसके वायुमंडल से तापीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में क्या करती हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, जो 3 से लेके 100 सूक्ष्म मापी यानी माइक्रोमीटर के आसपास जो है ये रहती हैं, और इनका तरंग दैर्ध्य जो है चुंबकीय विकिरण के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसे हम लोग अपवेलिंग लॉन्ग वेव रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव फ्लक्स के रूप में भी जानते हैं। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो आपका धरातल से छोड़ी जाती है। ठीक है, किधर जाएगी, वायुमंडल में जाएगी। सूर्य से जो धरातल को प्राप्त होती है, ये हम लोग इसको बोलते हैं लघु तरंग विकिरण। ठीक है, दिया है कि महासागर पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह करता है। तो ध्यान रखिए, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है।
ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहकर्ता कौन है? महासागर है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा संग्रहकर्ता कौन है? महासागर है। जल न केवल हमारे ग्रह को 70% से अधिक सतह को आच्छादित करता है, बल्कि तापमान में अधिक वृद्धि के बिना उष्मा की बड़ी मात्रा को भी क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। महासागर पृथ्वी की प्रणाली से अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करता है। बढ़ते वैश्विक तापमान से अतिरिक्त ऊष्मा को क्या करता है? संतुलित करने का भी ये कार्य करता है। तो जो वैज्ञानिक निर्धारित किया कि 90% जो है ये अधिक अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिसका श्रेय ग्रीन हाउस गैस को जाता है या उसके उत्सर्जन को जाता है। ठीक है, इस प्रश्न में जो है लघु तरंग सौर विकिरण का विकल्प नहीं है। केवल लघु तरंग विकिरण ही दीर्घ विकिरण के स्थान में जल प्रवेश कर सकती है, यही कारण है यहाँ दीर्घ तरंग विकिरण। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें समझ में आई? मध्यम तरंग विकिरण है, ठीक है, मीडियम, विजिबल, अल्ट्रा और लॉन्ग। तो जो समुद्र को सबसे ज़्यादा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? सनलाइट, सन से जो आएगी। तो सनलाइट कैसी होती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन इसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लघु तरंग विकिरण। तो लघु तरंग विकिरण के रूप में जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है उसी से आपका क्या होता है? समुद्र यानी ओशन आपका क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, यह समुद्री जो सतहें हैं सबसे ज़्यादा उसी को क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको ऑब्जर्व करेंगे? जो आपका लघु तरंग विकिरण। अब इसमें ऑप्शन है नहीं, तो लघु तरंग विकिरण सूर्य से मिलता है, लेकिन धरातल से भी तो छोड़ा जाएगा विकिरण। तो धरातल से जो जाएगा इसे हम लोग दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में जानते हैं। और इससे आपका क्या होगा कि वायुमंडल भी गर्म होगा। तो जो वायुमंडल गर्म होता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल जो गर्म होता है किस वजह से होगा? तो ये आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण की वजह से वायुमंडल आपका गर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें दिया है कि जैसे जैसे एज द वेव अप्रोच कोस्ट द वेव फ्रॉम चेंजेज रेडिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंजेज। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही चेंजेज है करेक्टली। जैसे जैसे लहर किराने किनारे के करीब आती है, ठीक है, जैसे यदि हम लोग यहाँ पे एक सरफेस बना दें, तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे लहर आपका इधर आएगी वैसे वैसे जो है मौलिक रूप इसका बदलता जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सही क्रम होगा? ठीक है, तो ये आपका जब आपने पढ़ा होगा किताब ओशनोग्राफी की, उसमें डायरेक्ट यही चीज़ें मेंशन होती है। बैकवाश प्रभाव, स्वेस, वेव ब्रेकर, क्लोजली स्पेस क्रिस्ट्स। तो इसमें निकट दूरी वाली शिखा है, वेव ब्रोकर है, स्वेस है, अपतटीय वेग है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए डिटेल्ड में वहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने और चीज़ें आपके लिए मेंशन करी है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि परिवर्तन का सही क्रम क्या है? जब ये जैसे जैसे लहर किनारे के करीब आती थी, यानी कि समुद्र से किनारे की ओर जो क्रम होगा, तो वो आंसर भी हमने मेंशन ही किया है कि निकट दूरी वाली शिखा यानी क्लोजली स्पेड क्रेस्ट। तो यहाँ पे जो रहेगा ये आपका क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट के बाद क्या आएगा? वेव ब्रेकर, जो तरंग तोड़न जिसे कहते हैं, ये आपका आएगा। तोड़न रेखा भी होती है, ब्रेकर लाइन भी होती है, ब्रेक पॉइंट भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो स्थिति आएगी वो होती है स्वैश की। फिर स्वैश के बाद जो होता है ये बैकवाश होता है, यानी कि जो अपतट पे वेग होता है ये आपका बैकवाश होता है। तो ABCD ये सही परिवर्तन यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। तट रेखा पर जो लहरें हैं, तो क्या है कि जैसे जैसे लहर किनारे से पास आती है तो क्या होता है? पानी की गहराई आधे तरंग से कम होने पर यह नीचे की ओर ड्रैग से धीमी हो जाती है। यानी कि किनारे की तरफ आएगी तो गहराई क्या होगी? समुद्र की कम होती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगी? उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। लहरें एक दूसरे के करीब और लंबी हो जाती हैं। पानी के अणुओं की कक्षीय गति अधिक से अधिक अंडाकार हो जाती है, विशेषकर कहाँ पे? सरफेस पे। ठीक है, अब जो वेव ब्रेकर होता है ये क्या होता है कि एक लहर जो लहर के किनारे के पास पहुंचने और उथले पानी तक पहुंचने के परिणाम स्वरूप क्या होती है? टूट जाती है, टूट रही होती है। तो ये क्या होती है? इसे हम लोग वेव ब्रेकर कहते हैं, या इसे तरंग तोड़न हिंदी में। तो पानी की गहराई कम होने से तरंग दैर्ध्य और उसकी गति क्या होती है? कम हो जाती है। लहर की ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पे लहरें कम उठती हैं,
तो जैसे आप जनरली देखते हैं कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। उसको अगर यदि आप क्लास लिए होंगे, क्लास में पढ़ाते होंगे, तो आप देखते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो हमेशा कुछ न कुछ आपसे पूछ के परेशान करता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे लहरें जो है उथले क्षेत्रों में आती हैं, निकट किसके आएंगी, तट के निकट आएंगी, तो इनकी गहराई क्या होगी, जल की गहराई कम होगी। तो जल की गहराई कम होगी तो इनकी तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, लहरों की जो गति है या इसकी ऊंचाई है ये बढ़ेगी। गति कम होगी, ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लहर की स्थिरता बढ़ती है और लहर अस्थिर हो जाती है, यह टूट जाता है जब तरंग की ऊंचाई पानी की गहराई के लगभग कितना हो, 0.8 गुना होती है। तब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई प्रकार के ब्रेकर का वर्णन किया जाता है, जैसे स्पिलिंग ब्रेकर, जिसमें क्या होता है कि लहर आगे टूटती है, टूटा हुआ पानी लहर के सामने नीचे गिरता है। प्लंजिंग ब्रेकर, इसमें क्या होता है, वेव क्रेस्ट, जो ऑप्शन दिया गया था, वेव क्रेस्ट और एक बड़े एयर पॉकेट पर ये क्या करती, कर्ल करती है और लंबवत रूप में गिरती है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वैसे समझ में आया नहीं होगा, तो आगे हमने एक फिगर ऐड किया, वहाँ से इसको और ज़्यादा डिटेल में आपको बता देंगे, क्योंकि एक बार वहाँ पे और हो जाएगा। ठीक है। चलिए वहाँ पे भी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे दिया, समुद्र के मैदान किसके बीच अनुपस्थित है। सी प्लेन्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट बिटवीन 20 से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच, या फिर 60 से लेके 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच, या 40 से लेके 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच, या 30 से लेके 40 डिग्री लैटिट्यूड। तो कहाँ पे जो है, जो आपका सी प्लेन्स है, या जिसे अबिसल प्लेन भी आप कह सकते हैं, उसका अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी वो क्या होती है, वहाँ पे अब्सेंट होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 60 से लेके 70 डिग्री अक्षांश पे यहाँ पे क्या होता है, जो आपका महासागरीय मैदान आप कह लें इसको, महासागरीय मैदान, इसकी अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी ये नहीं देखने को मिलता है। आर्कटिक बेसिन, उत्तरी ध्रुव बेसिन इसे कहा जाता है, ये एक महासागरीय बेसिन है जिसमें लोमोनोसोव रिज द्वारा अलग ये किए गए। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, उत्तरी ग्रीनलैंड, न्यू साइबेरियन द्वीप समूह के बीच ये आपका एक प्रकार का रिज यानी कटक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा गया प्रश्न है। लोमोनोसोव कटक जो है कहाँ पे पाया जाएगा, तो आर्कटिक बेसिन में पाया जाता है। देखिए कटक जो ढेर सारे आप जानते हैं वो इजिली जो है हो चुका है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं। खोज का मतलब ये है कि कटकों को अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि उत्तरी ग्रीनलैंड और न्यू साइबेरिया के बीच जो कटक है ये लोमोनोसोव कटक है, या रिज है लोमोनोसोव। ये आपका एक प्रकार से रसियन नेम भी है, ये रूसी भाषा का शब्द है। ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपीय समतलों से घिरा है, 60 से लेके 70 डिग्री जो ये अक्षांश है। ठीक है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव लोमोनोसोव रिज कटक के साथ अपने जंक्शन के निकट फ्रैम बेसिन के फर्श पर स्थित है। फ्रैम बेसिन कहाँ पे है, आर्कटिक में ही है। आर्कटिक महासागर के सब बेसिन में सबसे छोटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नानसेन बेसिन कहा जाता है। और नानसेन बेसिन क्या है, ये गक्कल रिज और यूरेशियन महाद्वीप के मार्जिन के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। नानसेन कहाँ पे, गक्कल रिज और महाद्वीपी मार्जिन के बीच, इसकी गहराई लगभग 13,800 फीट है। मिलॉय द्वीप के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये फ्रेम स्टेट में उत्तरी ग्रीनलैंड के पूर्व में ग्रीनलैंड सागर के भीतर स्वालबोर्ड से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में एक बहुत मीटरी विशेषता है। तो ये केवल नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। आर्कटिक महासागर में सबसे गहरे बिंदु का स्थान है मिलॉय द्वीप। मध्य अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज की बात करें तो 3700 से लेकर 5500 मीटर के बीच इसकी औसत गहराई है। ये भी ध्यान रखिए, गहराई पूछा है मिड अटलांटिक रिज की। ठीक है। और महाद्वीप और मध्य अटलांटिक रिज यानी मध्य अटलांटिक कटक के बीच चलने वाली अनुप्रस्थ लकीरें समुद्र तल के कई बेसिनों में भी डिवाइड करती हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में एक अनूठी विशेषता है, अनेक प्रकार की विशेषता है।
के कारण ये भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिन जो है सबसे कम लवणता वाली सतह का और दुनिया में सबसे पुराने गहरे मेजबान होने की विशेषता भी है। तो यहाँ पे जो आपका देखना अल्यूसियन खाई क्या है, ये अभिसरण पट्टी वाली सीमा सीमा वाली एक समुद्री खाई है जो अलास्का और अल्यूसियन द्वीप के आसपास ये पाई जाती है। चलिए, यहाँ पे आपको जो देखना था, ये 60 से लेकर 70 डिग्री के बीच जो है ये अक्षांश नहीं पाए जाते हैं आपके समुद्री मैदान। इसके और भी कई रीजन है समुद्री मैदान नहीं पाए जाने का। ठीक है, उसको हम लोग आगे भी करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि रिलीफ फीचर जो दिया गया है, ये देखिए राहत सुविधाएं नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि जो ये आपका उच्चावच गुण आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्योर्टो रिको जो गर्त है, सुंडा गर्त है, फिलीपीन गर्त है, पॉइंट बैरो गर्त है। तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे प्योर्टो रिको गर्त किस में है। ये देखिए प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, हिंद है और आर्कटिक है। सुंडा कहाँ पे है? हिंद में है। फिलीपीन गर्त कहाँ पे है? तो फिलीपीन आपका जो है पैसिफिक में आ जाएगा। और जो प्योर्टो रिको डीप आपका अटलांटिक का हो जाएगा। पॉइंट बैरो आर्कटिक का हो जाएगा। तो यहाँ से आप मिला लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे बी का 3 है, ए का 2 है। ए का 2 देख लीजिए, ए का ही मिलाने पे मिल गया है। यहाँ पे देखिए आंसर भी लगा है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा जो जो पूछा है। देखिए यहाँ पे आपका रियोक्यू गर्त है, कहाँ पे है ये कौन सा रीजन हो जाएगा? ये आपका पूर्वी प्रशांत महासागर है। कौन सा है ये? पूर्वीय प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे देखिए आपका जावा ट्रेंच है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका फिलीपीन गर्त यहाँ पे है जो अभी पूछा गया है। फिलीपीन गर्त या फिलीपाइन गर्त, ये भी आपका किस में? पैसिफिक में आ गया। ठीक है, रिक्यू गर्त, जापान गर्त, तो ये सब यहाँ से याद कर लीजिए। कुरिल ट्रेंच यहाँ पे है आपका। ठीक है, मेरियाना गर्त यहाँ पे है, ये आपका सबसे गहरा वाला गर्त मेरियाना वाला। ठीक है, जनरली ये आपका इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे आपका ये पूर्वी प्रशांत होगा। लेकिन यदि पैसिफिक वाला जो पार्ट करके देखेंगे तो ये पूर्वी के बजाय क्या हो जाएगा? पश्चिमी प्रशांत होगा। ठीक है, फिगर के हिसाब से आपका यहाँ पे पूर्वी हो जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट आपका यहाँ से पैसिफिक वाला लिया जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट पार्ट हो जाएगा, पश्चिम वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जावा ट्रेंच आप देख लीजिए, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यहीं पे आपका सुंडा गर्त भी है जावा के पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कटक है, साउथ वेस्ट इंडियन कटक है। यहाँ पे कौन सा है? दक्षिण पश्चिम इंडियन कटक, ये किस में आ गया? ये कटक जो है आपका इंडियन ओशन में है। साउथ ईस्ट इंडियन रीज यहाँ पे है आपका, ये देखिए ये वाला रीज है, तो ये किस में आ जाएगा? ये भी इंडिया में आ जाएगा। यहाँ पे आपका 90 डिग्री ईस्ट कटक है, तो ये भी आपका इंडियन ओशन में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक कर्माडेक, ये नीचे मेंशन किया गया ना, टोंगा या कर्माडेक, कर्माडेक या टोंगागढ़, ये आपका किस में है? ये भी आपका प्रशांत में आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाइए, ये मिड अटलांटिक रीज है इधर पूरा, मध्य महाद्वीपी कटक, मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, और ये आपका जो है प्योर्टो रिको गर्त यहाँ पे है आपका, कौन सा है? प्योर्टो रिको गर्त है। और ये आपका ईस्ट पैसिफिक रीज यहाँ पे है, प्रशांत महासागर का, ये पूर्वी है, ये साउथ अमेरिका वाला रीजन हो गया। पेरू और चिली जो गर्त है, यहाँ पे आपका पेरू चिली गर्त है। प्योर्टो रिको के ये अल्यूसियन ट्रेंच, अल्यूसियन गर्त है। प्योर्टो रिको ही आपसे एक पूछा है अभी। पैसिफिक अंटार्कटिका रीज जो है ये कटक मेंशन करा है। तो ये आपका वेस्ट पार्ट हो गया, ये आपका ईस्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, अभी और भी गर्त हैं।
चलिए यहाँ पर देखिए आपका बाउग्नविले गर्त, ये भी आपका किस में है, पैसिफिक में आ जाता है। अब यहाँ से देखिए आपका जो दिखाया गया ये आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका वेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो जापान गर्त है, कुरिल गर्त है, ठीक। यहाँ से आप इसको नॉर्थ साउथ में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका 0 डिग्री जो लाइन हो जाएगा, इंडिया के पास से जाना चाहिए ना इसको। यहाँ पे देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए ये वाला क्लियर रहेगा। ये आपका इंडिया है, यहाँ से लगभग ये आपका जाना चाहिए 0 डिग्री। ये आपका मिड इंडियन रिज हो गया, इंडियन ओशन में आ जाइए। इधर आपका वेस्ट इंडियन रिज हो गया, ये आपका साउथ इंडियन रिज है। जावा जिसे सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं, ये इंडियन ओशन का हो गया। फिलीपींस गर्त यहाँ पे है आपका, ठीक। इसका आप कलर चेंज कर दे रहे हैं। फिलीपींस आपका यहाँ पे हो गया। मरियाना गर्त यहाँ पे है आपका, ठीक। जापान गर्त हो गया है। अल्यूशियन गर्त जो है यहाँ पे है, अल्यूशियन गर्त। ये देखिए सैन अंडियाज जो फाल्ट है, भ्रंश है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो सैन अंडियाज जो फॉल्ट है या भ्रंश है वो आपका यहाँ पे है। सेंट्रल अमेरिका जो केंद्रीय अमेरिकी जो गर्त है यहाँ पे आपका। ईस्ट पैसिफिक रिज यहाँ पे है। ये देखिए टोंगा गर्त यहाँ पे है, और कर्माडेक यहाँ पे है। अल्पाइन जो फॉल्ट है वो यहाँ पे है, अल्पाइन फॉल्ट। और यहाँ पे देखिए पेरू चिली ट्रेंच है। यदि यहाँ पे हम लोग फिगर ये वाला और बढ़ा दें तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ये पेरू चिली ट्रेंच हो जाएगा। लॉन्गेस्ट यहाँ पे देखिए डिस्टेंस भी पूरा मेंशन करा है। नेक्स्ट आ जाइए। इसमें देखिए दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट लिटरल जोन। ये आपका हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि अब जो प्रश्न का ट्रेंड है उन्होंने इसको चेंज कर रखा है, इस तरफ जा रहे हैं अब। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भूमि से समुद्र तक, समुद्र तटीय क्षेत्र में के बारे में सही है। बैक शोर है, फोर शोर है, नियर शोर है, ऑफ शोर है, ठीक है। कहाँ से, जैसे ये आपका मेनलैंड हो गया, तो मेनलैंड से ओशन की तरफ कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका जो है बैक शोर है, फोर शोर है, नियर शोर है, ऑफ शोर है, तो ये होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं उत्तर में, और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ऐड है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, पश्च तट है, अग्र तट है, निकटवर्ती है। अब उसको कैसे आपको यहाँ पे डिफाइन करा गया है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पश्च तट को बैक शोर कहा जाता है, अग्र तट को फोर शोर कहा जाता है, नियर शोर जो निकटवर्ती को अपतट को आप शोर कहा जाता है। तो जनरली आपने ये पढ़ा होगा अपतटीय मैदानों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कोस्ट लाइन दिया गया है, तो शोर क्या हो गया, बीच। जो तट है या बीच है, तो ये कोस्टल एरिया जो यहाँ तक आपका जो है कोस्टल एरिया है, ये तटीय वाला इलाका है। इसके बाद ये आपका ऑफ शोर हो जाता है, यानी अपतट हो जाता है। ये क्या है, ये ऑन शोर है, ठीक। तो इसमें देखिए जो तट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि बीच में बैक शोर होता है, ये आपका पश्च तट हो गया, ठीक है। ये आपका क्लिफ। फिर यहाँ पे आपका फोर शोर है, ये देखिए यहाँ पे टेरिस मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्या है, ब्रेकेज है, बर्म्स और ब्रेक, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आपका क्या है कि लो टाइड और हाई टाइड है, ये 3D मैप भी है, ठीक। फोर शोर हो गया, बैक शोर, फोर शोर। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपका ये तट वाला है, मेन सी लेवल पे जो तट वाला है, इसके ऊपर वाला ये रीजन जो है, ये क्या हो गया, जो महाद्वीप या तटों से या मुख्य भूमि से जुड़ा है, ये बैक शोर हो गया। जस्ट मुख्य भूमि से नीचे आएंगे तो ये आपका फोर शोर हो जाएगा, अग्र तट हो जाएगा। जैसे ही मुख्य भूमि से अंदर प्रवेश करेंगे समुद्र की ओर, तो ये नियर शोर हो जाएगा, ठीक। समुद्र में आप प्रवेश कर गए, ज्यों आप जो है जो मुख्य भूमि को छोड़ेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑफशोर हो जाएगा। तो यही क्रम यहाँ पे लिटरल जोन का है। क्या है ये, लिटरल जोन,
ठीक है, ये देखिए नीचे मेंशन भी किया गया है, ये टोटल लिटरल जोन के बारे में कहा है। और यही आपको ध्यान रखना है, कभी आगे से पूछ लेता है, कभी पीछे से पूछ लेता है, या पूछ लेगा भूमि से समुद्र की ओर सही क्रम, जैसे ऊपर आपका पूछा गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब लिटरल जोन के बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। लिटरल जोन के बाद जो आता है वो आपका कौन सा है, सब लिटरल जोन। तो सब लिटरल और लिटरल ये आपके किस में आ जाते हैं, नैरेटिक में। दो तरह के निक्षेप वो आप मोशन में पढ़े होंगे, नैरेटिक और पेलेजिक निक्षेप। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ है कि पेलेजिक प्रोविंस और बेंथिक प्रोविंस। तो जो पेलेजिक प्रोविंस होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है इपीपेलेजिक जिसकी डिस्टेंस जो है 200 मीटर तक, मीजोपेलेजिक, बैथीपेलेजिक और अबिसल पेलेजिक और हेडल पेलेजिक। इसको इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, हिंदी में बहुत कठिन इसका होता है। बेंथिक प्रोविंस की हम लोग बात करें तो लिटरल है, सब लिटरल है, बेथिल है, अबिसल है और हेडल है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस यानी गहराई आप यहाँ से देख लीजिए, और वही सेम यहाँ पे भी मेंशन करा है इन्होंने कि जो आपका बेंथिक प्रोविंस होता है, यहाँ पे देखिए बेंथिक लिखा है ना, तो बेंथिक में सबसे ऊपर क्या हो गया, लिटरल हो गया। लिटरल में चार पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या क्या, बैक शोर पढ़ा, फोर शोर पढ़ा, नियर शोर पढ़ा और ऑफ शोर पढ़ा। ठीक, उसके बाद लिटरल के बाद सब लिटरल है, सब लिटरल के जस्ट नीचे आप आ जाएंगे बैथिल है, बैथिल के बाद अविशल है और अविशल के बाद आपका हेडल है। ठीक, वाटर का ये डेप्थ दिखाया गया है। और यदि हम लोग पैलेजिक प्रोविंस की बात करें तो ये तो हो गया कौन सा आपका, नैरेटिक, ठीक है, या बेंथिक। और ये जो आपका है पैलेजिक, तो पैलेजिक में आपका इपी पैलेजिक है 200 मीटर गहराई पे, मीजो पैलेजिक आपका 200 से लेके 1000, बैथी पैलेजिक 1000 से 2000 और एबिसल पैलेजिक 2000 से लेके 4000। ठीक है, और हेडल पैलेजिक यानी 2000 से लेके 6000 तक है, ये एबिसल पैलेजिक पैलेजिक यहाँ तक है। ये तो हेडल वाला है, ठीक है, हेडल जो है यहाँ पे आपका 6000 के आसपास है, जो यहाँ पे मेंशन किया है 6000 या उससे अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें और यहाँ पे मेंशन करी गई है कि जो लाइट जोन है, अल्ट्रा वायलेट आपकी कहाँ तक जाएगी। देखिए गहराई में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपका अल्ट्रा वायलेट, ये आपका फोटिक जोन है जहाँ पे प्रकाश प्रवाह पहुँच पाता है, जो आपका 200 तक के आसपास है। ठीक है, रेड आपका कहाँ तक जाएगा, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये आपका डायस्पोटिक जोन है, ट्विलाइट वाला, ये आपका डार्क अपोटिक जोन है। तो यहाँ पे देखिए ट्विलाइट वाला जो है ये आपका 450 के आसपास है, और जो फोटिक वाला यानी जहाँ तक लाइट पहुँच पाती है ये आपका 200 मीटर की गहराई को हम लोग फोटिक जोन के रूप में भी जानते हैं। तो ये आपका बायो जोन्स था, ये आपका लाइट जोन्स था साइड वाला। ठीक है, महासागरीय उच्चावच की अब बात कर लेते हैं। अभी जस्ट आपने सारा कुछ ये पढ़ा ही है। ठीक, तो इसमें जो दिखाया गया है कि मध्य महासागरीय कटक, तो इसमें सोकोत्रा चागोस है, ओशन रिलीफ यानी महासागरीय उच्चावच, सोकोत्रा चागोस है, और स्पिट बर्जन कटक है, मिड अटलांटिक है और कोकोस कटक है। ठीक, इसमें देखिए आपका जो हो जाएगा सोकोत्रा चागोस आपका इंडियन ओशन में होता है। ठीक है, मध्य अटलांटिक यानी मिड अटलांटिक आपका कुछ नहीं करना है। कोकोस कटक कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कोकोड आपका पैसिफिक में हो जाएगा और स्पिट्सबर्जन आर्कटिक में हो जाएगा। तो मैच करा लीजिए, ए का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा। पहले ये देख लीजिए, ए का 2, सी का 3, इसमें आपका डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आगे और डिटेल्ड में है। यहाँ पे देखिए अटलांटिक में बोला गया है कि जो मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक, आइसलैंड के दक्षिण से आपका ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट, तो इसका विस्तार ये आपका जो है
19वीं शताब्दी के दौरान जो अल्प विकसित रूप में जाना लगा था। 1855 में मौर्य महोदय ने क्या किया, एक चार्ट तैयार किया था, उसमें जो है इसके बारे में जिक्र किया था। और 1950 के दशक के दौरान ब्रूस हैजन और मॉरिस इविंग ने प्रस्तावित किया और इसे एक सतत श्रृंखला के रूप में भी मान लिया था। यही चीज़ हिंद महासागर में हम लोग बात करें तो बहुत धीमी समुद्री कटक यानी विस्तार इसमें बहुत धीमा हुआ था। मेडागास्कर के पूर्व में मध्य भारतीय और दक्षिण पूर्व भारतीय कटक है यानी साउथ ईस्ट वाला। कार्लसबर्ग कटक जो है उत्तरी छोर पे है। और अदन की खाड़ी लाल सागर में फैलते हुए जुड़ने के बाद जो है, ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ, अब देखिए ये गूगल ट्रांसलेट वाला है इसलिए थोड़ा सा कठिन है, तो इसमें आपको कुछ देखना नहीं है, बस आपको हम ले चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ये कटकों के बारे में। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि ये जो आपका 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री। और यहाँ पे कौन सा है, गल्फ ऑफ गिनिया है, गिनिया की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी हो गई। ये आपका मिड अटलांटिक रीज है, मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है लेब्राडोर सागर के पास लेब्राडोर की बेसिन है। रिकेजेंस रिज यहाँ पे है यानी कटक, ये भी आपका है। डेनमार्क जल संधि यहाँ पे है। ठीक, आइसलैंड के बाद यहाँ पे देखिए फारो आइसलैंड कटक है। नॉर्वेजियन का बेसिन या नॉर्वेजियन सागर यहाँ पे है। सिटल आइलैंड है। और ये आपका रॉकल राइज है, उत्थान है इसका। ठीक है, बिस्के की खाड़ी हो गई। ये देखिए आइबेरियन प्लेन है, आइबेरियन पेनिनसुला जिसे कहते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप। और यहाँ पे आपका जिब्राल्टर और अजूर्स का जो कटक है। कनारी आइलैंड यहाँ पे है, कनारी बेसिन इसका। ये आपका कौन सा हो गया, कर्क रेखा है। और न्यू फाउंडलैंड कटक यहाँ पे देखिए है। प्यूर्टो रिको जो गर्त है यहाँ पे आपका। जैक्सन विले गर्त यहाँ पे है। बरमूडा जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे है आपका। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ जो गिरा रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गई। ये देखिए केमान गर्त, यहाँ पे कौन सा है, केमान गर्त है। वेनेजुएला बेसिन ये आपका लेसर एंटीलीज है। ये देखिए प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, गर्त है यहाँ पे है आपका। नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। इसके अलावा आ जाइए नीचे, केप वर्डे बेसिन जो किसमें, उत्तरी अटलांटिक में है केप वर्डे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है केप वर्डे बेसिन। गायना बेसिन है ये भी आपका उत्तरी अटलांटिक में है। ठीक, और ये गिनिया का जो बेसिन, ध्यान रखिए गायना और गिनिया दो चीज़ हैं। गिनिया आपका ये साउथ में है, गिनिया बेसिन। गिनिया उत्थान यहाँ पे, अंगोला बेसिन है। वाल्विस कटक कहाँ पे है, दक्षिणी अटलांटिक वाल्विस कटक है। केप बेसिन, मिटियोर राइज है, अटलांटिक इंडियन राइज है। ठीक है, अमेरिका अंटार्कटिका रीज है। यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये साउथ सैंडविच ट्रेंच है, साउथ दक्षिणी सैंडविच गर्त यहाँ पे है। फाकलैंड पठार यहाँ पे है। स्कोशिया जो कटक है वो यहाँ पे है। मैगलेन जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, और रियो ग्रांडे कटक यहाँ पे है, उसका उत्थान हो गया। ये सभी किस में है, दक्षिणी अटलांटिक में है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसमें और जो डाटा आपको मिले आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो अपना जल गिराती है किसमें, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। डेवी जल संधि ऊपर है। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए। अब इंडिया वाले में आ जाइए।
इंडिया में जो मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखिए कार्लसबर्ग कटक है, ये हिंद महासागर के कटक और गर्त यहाँ पे है। सेंट पॉल आइलैंड है, एम्स्टर्डम आइलैंड है, साउथ ईस्ट इंडियन रिज यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री ईस्ट कटक, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। क्रिसमस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड कहाँ पे है आपका, कोकोस जो है कहाँ पे है, इंडिया वाले इंडियन ओशन में ही आ जाएगा कोकोस। ठीक है, ये आपका मिड इंडियन गर्त हो गया। ये आपका मेडागास्कर बेसिन है ये। ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर का पठार है, ये साउथ वेस्ट इंडियन रिज है, कटक है। यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक पठार है, ये जिम्बाब्वे का बेसिन है। ये आपका केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है, और केप ऑफ अगुलहास ये वाला है, अगुलहास का अंतरीप। ठीक है, कोनराड का जो कटक है उत्थान है, ये आपका यहाँ पे कोहलर सी माउंट यहाँ पे है। इंडिया की हम लोग बात करें इंडियन ओशन, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्रोजेट कटक पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका किस में है, इसी में है, इंडिया वाले में ही। ब्रोकन रिज है, डायमेंटीना फ्रैक्चर जोन। ठीक है, पर्थ बेसिन यहाँ पे आपका है, ये देखिए नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन, वार्टन बेसिन यहाँ पे है, ये आपका कोकोस आइसलैंड यहाँ पे है, कोकोस बेसिन यहाँ पे है, सुंडा स्ट्रेट यानी जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, जावा सागर यहाँ पे है, सेलिबीस सागर यहाँ पे, ये आपका फिलीपींस आइलैंड है। ये इधर आप जाएंगे तो पैसिफिक ओशन आ जाएगा, ये न्यू गिनिया हो गया। ठीक है, तिमोर जो पूर्वी तिमोर सागर है यहाँ पे आपका है। केप ऑफ लंडन डेरी, लंदन डेयरी पोर्ट हेडलैंड यहाँ पे है। ठीक है, मरे डार्लिंग रिवर, फिगर देखते चलिए। बास जल संधि, ये तस्मानिया वाला। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे है। ठीक, अब इधर आ जाइए, ये पोर्ट लुइस है, ले पोर्ट है, रीयूनियन हो गया। चागोस जो गर्त है यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे बर्मा ट्रेंच हो गया। चागोस लकादीप प्लेट्यू यहाँ पे है आपका। और ये जो मेंशन किया गया ये कार्लसबर्ग कटक हो गया। ठीक है, मालदीव कोलंबो इधर है, श्रीलंका ये पाक जल संधि यहाँ पे है आपका। लक्षद्वीप हो गया, अरेबियन सागर है। ठीक है, सोमाली का बेसिन यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो ये टोटल आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा है, कई बार ये मैपिंग वाले प्रश्न पूछा है। बब अल मंडेब जल संधि, अडन वाला। ठीक है, गल्फ ऑफ अडन, रेड सी और अडन की खाड़ी, अदन की खाड़ी के बीच। यहाँ पे देखिए ये आपका स्कोसिया वाला है, ये सोकोत्रा, सॉरी सोकोत्रा का है, सोकोत्रा चागोस जो कटक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से क्रम भी पूछ लेता है, तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। ये साउथ इंडिया वाला है रिज। ठीक है, सेंट पॉल आइलैंड है, ये एम्स्टर्डम आइलैंड है। यहाँ पे देखिए कारगुलेन प्लेट्यू या कारगुलेन कटक यहाँ से आपका है। ये बीबिल टॉमसन सी माउंट है, तो बीबिल टॉमसन का कटक हो गया। सॉरी, बीबिल टॉमसन नहीं, विलियम्स कटक, बीबिल टॉमसन आपका अटलांटिक में है। लेकिन नाम से मिलते जुलते चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगला देखिए, रिया तट किसका उदाहरण है, जलमग्न तट का, उभरता हुआ तट का, तटस्थ का, या यौगिक तट का। तो जो रिया तट है, रिया इज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड अपलैंड शोर। अब देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट डिटेल ऐड करा है कि जो कोस्ट या शोर लाइन है उसके बारे में, कि समुद्र और स्थल, स्थल ये हो गया, समुद्र हो गया, जहाँ ये मिलेंगे ये क्या होगा, ये उनकी शोर लाइन कहा जाता है। इस रेखा से लगा हुआ सकरा स्थलीय क्षेत्र क्या होता है, सी कोस्ट होता है, समुद्र तट होता है। ठीक है, तटरेखा क्या हुआ, सीमा जहाँ धरातल पर स्थल समाप्त होकर समुद्र की ओर महाद्वीपीय मग्न शुरू हो जाता है, इसे हम लोग शोर या किनारा के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके प्रकारों की बात कर लें, तो जॉनसन ने इसको डिवाइड करा है, उन्मज्जित तटरेखा यानी शोर लाइन इमरजेंस वाली, और शोर लाइन सबमर्जेंस की निमज्जन वाली, न्यू न्यूट्रल शोर लाइन, और कंपाउंड शोर लाइन, और फॉल्ट शोर लाइन। 5 पार्ट में डिवाइड किया शोर लाइन को, तटरेखा को। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है ये आपका इमरजेंस और सबमर्जेंस का पूछा जाता है। तो इमरजेंस पहले जान लीजिए, जिन स्थानों पर भूगर्भिक शक्तियों के हलचल के कारण
स्थल का उत्थान हो जाता है, वहाँ तट क्या होता है, सीधी सरल रेखा तट की पाई जाती है। इसमें खाड़ियाँ, गुफाएं, पुलिन जैसी आकृतियाँ नहीं देखने को मिलती हैं। तो जहाँ पे क्या होता है, भूगर्भिक शक्तियों के हलचल की वजह से उत्थान हो जाता है। इसीलिए ये जो आपके प्रश्न मान लीजिए पूछ दिया कि जो उन्मज्जित तट है या इमरजेंस शोर लाइन है, क्या वहाँ पे पोताश्रय अच्छे बनाए जा सकते हैं? तो नहीं बनाए जा सकते, पुलिन की आकृतियां नहीं पाई जाती हैं। तो भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है, पूर्वी तट यानी कि आपका ये कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है, तो ये जो है इमरजेंस तट के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक। अब दूसरा आपका निमज्जन तट या सबमर्जेंस तट। सबमर्जेंस शोर ऐसे लाइन होती हैं या जहाँ पे क्या होता है, जिन स्थानों पर समुद्र तल का निमज्जन हो जाता है, यानी समुद्र तल क्या होता है, नीचे धंस जाता है। और इमरजेंस में क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, सबमर्जेंस में नीचे धंस जाता है। तो वहाँ तट कई रूपों में बटे होते हैं। जैसे फियोर्ड तट। फियोर्ड क्या होता है कि हिमकाल में जो हिम घाटियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो है इस तट का निर्माण किया जाता है। सागर तट से 70 मीटर ये नीचे चला जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खाड़ी, घाटियाँ, गुफाएं, इन सब का इसमें निर्माण हो जाता है। ये घाटियाँ महासागरों में डूब गई, ना आकार की सागरी घाटियों को हम लोग कहाँ क्या कहते हैं, फ्यूड। तो हिमालय अपर्दन से ये प्रभावित होते, स्वीडन, नॉर्वे, चिली, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा। तो कनाडा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। और ज्वार भी जो है कनाडा में आपका इसी के फ्यूड तट के आसपास सबसे ज़्यादा उठता भी है। रिया तट की बात करें, यही पूछा है, ये सबमर्जन से बनता है। नदियों के मुहाने और निचली घाटियों के समुद्र तल में, समुद्र के जल में डूब जाने से इस तरह से तटरेखा बनती है। इंग्लैंड और वेल्स का तट इसका उत्तम उदाहरण है। उत्तरी अटलांटिक के दोनों तट जो है ये रिया तट के एग्जाम्पल हैं। डालमेशियन तट, जब तट के निकट जो है पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो क्या होता है कि पहाड़ियाँ समुद्र में डूबी हुई होती हैं। तब उनके बीच लंबी खाड़ियाँ फैली होती हैं। ऐसा माना जाता है कि निमज्जन के कारण ये पहाड़ियाँ जो है यह द्वीप जैसी प्रतीत होती है। और प्राचीन काल में भी ये ऊंची चोटियाँ ही थी। और एड्रियाटिक सागर का जो पूर्वी तट है, ये डालमेशियन तट का एग्जाम्पल हो गया। हैफा तट या डेल्टा कोस्ट जिसे कहते हैं, ये एक स्पेशल कोस्ट होता है जिसमें क्या होता है, संकरी लंबी बालू की पट्टियां पाई जाती हैं। जगह जगह क्या होते हैं, लेगून और बालू के टीले होते हैं। तो उत्तरी हालैंड में इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ मिट्टी का निक्षेप अधिक होता है और सागर तल में क्या होता है, निमज्जन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। तटस्थ तट रेखा जो तीसरा टाइप था, तो इसमें क्या है, कुछ तट रेखाएं जो लंबे समय स्थिर होती है, वहाँ नदियों द्वारा क्या करा जाता है, डेल्टा या ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ का जमाव करा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो उथला हो जाता है और प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पाई जाती हैं। भारत का उत्तर पूर्वी तट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे डेल्टा ज़्यादातर मिलते हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। संश्लिष्ट तट रेखा, तो जिन तट रेखाओं पर भूगर्भिक हलचलों का बार बार प्रभाव पड़ता है, जिसमें कई बार उत्थान व निमज्जन होता है, वहाँ की तट रेखा कैसी है, संश्लिष्ट तट रेखा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए के कैरोलिना वाला न्यू जर्सी का जो तट है, ठीक है, और यहाँ पे अनूप या रोदिका, ऐश्वरी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। भ्रंश तट रेखा, फॉल्ट शोर कोस्ट लाइन जो है, जिन तटीय इलाकों में क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूगर्भिक हलचलों से भ्रंश पड़ने से क्या होता है, तट का निर्माण होता है। तो उसे हम लोग भ्रंश तट रेखा के नाम से जानते हैं। भ्रंश के कारण क्या होता है, सागर की तली नीचे धंस जाती है और तट जो है क्या होता है, ये सीधी रेखा जैसा होता है। तो तट पर क्या होता है, समुद्र की गहराई अचानक बढ़ जाती है। और भारत का पश्चिमी तट इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक है, दो एग्जाम्पल तो इंडिया में ही आपके मिल गए, दो क्या तीन मिल गए, तटस्थ रेखा, भ्रंश तट रेखा और इमरजेंस कोस्ट लाइन। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा 25 से 30 सेकेंड का। इसमें क्या करिए, आप पूरा ये रिवाइज करते हुए चलिए। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको आप देखिए।
चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया है। कटक के बारे में तो आपका क्लियर हो गया, अब उससे गलती आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अंतर समुद्री जो कैनियन है, ठीक है, कैनियन कहाँ पे ये पाए जाएंगे? मग्न ढाल पर ज़्यादातर कैनियन पाए जाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित एक सिद्धांत है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अविरल धारा या अविरलता धारा का सिद्धांत। इसको किसने दिया है? ये आपका डेली का है, ठीक है। कैनियन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि कैनियन से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसके बारे में। और इसके अलावा जैसे समस्त ग्लोब पे अगर पूछा जाए कि समस्त ग्लोब पर जो मग्न तट है उसका विस्तार कितना पाया जाता है, तो वो कितना % पाया जाता है? वो आपका 8.6 है, ठीक है। समस्त ग्लोब पे जो मग्न तट है वो 8.6 है, मग्न ढाल 8.5 है। सागरी जो मैदान है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 75% के आसपास है। गर्त जो है 7% है। ठीक है। ज्वार का भी इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ज्वार से संबंधित जो सिद्धांत है, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए जो आधुनिक समुद्र विज्ञान के फादर माने जाते हैं तो ये कौन है? जॉन मर्रे हैं। आधुनिक समुद्र विज्ञान के पिता, ठीक है। समुद्री निक्षेप जो उसका वर्गीकरण भी इन्होंने ही किया है। निक्षेपों को वर्गीकरण में इनका विशेष योगदान है। आवर मोबाइल अर्थ एक बुक है, आवर मोबाइल अर्थ ये बुक है डेली की, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। डिटमार महोदय ने क्या क्या किया? डिटमार ने जो खोज करी है यहाँ पे, ठीक है, साल्ट्स के बारे में, 47 साल्ट्स के बारे में करी थी, ठीक है। जिसमें से आपका कहेंगे 47 मिलेगा, 27 मिलेगा। बेसिकली जो 7 साल्ट्स थे वो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो जल की संरचना से संबंधित जो शोध रिपोर्ट इनकी है, किसकी संरचना? महासागरीय जल की संरचना। जल संरचना रिपोर्ट किसकी है? ये आपका डिटमार की है। डिटमार की और क्या है? ऑन द कंपोजिशन ऑफ द ओशन वाटर, कंपोजिशन ऑफ द ओशन वाटर। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। बुक की बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बुक से कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए कि जो समुद्र विज्ञान है इससे संबंधित कुछ सिद्धांत को देख लेते हैं।
इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समुद्र विज्ञान के सिद्धांत। ठीक, तो पहला जो सिद्धांत इसमें था स्थिर स्थल सिद्धांत। तो पहले हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे आपका एक नोट कर दे रहा हूँ, प्रवाल भित्ति से संबंधित। ठीक, तो प्रवाल भित्तियों से संबंधित जो सिद्धांत है आपका स्थिर स्थल सिद्धांत है। स्थिर स्थल सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, ये मरे महोदय ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है लहरों के कटाव का सिद्धांत जो है प्रवाल भित्ति से। कटाव का सिद्धांत ये किसने दिया है, तो ये गार्डनर का थ्योरी है। किसकी है, गार्डनर की है। नेक्स्ट है सब्सिडेंस थ्योरी, किसकी है, सब्सिडेंस थ्योरी ये किसकी है, ये डार्विन महोदय की है। ठीक, इसे धसाव सिद्धांत भी कहते हैं। और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये किसका है, ये आपका डेली महोदय का है। किसका है ये, डेली का है। तो ये यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अंतःसागरीय चबूतरा सिद्धांत जो है, अंतःसागरीय चबूतरा सिद्धांत ये किसका है, ये आपका लुई अगासिज का है। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है ज्वार भाटा से संबंधित जो सिद्धांत है, ज्वार भाटा से संबंधित इसको हमने बताया था आपको कि पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं आपको यहाँ करा ही दे रहा हूँ पूरा ये। ज्वार भाटा से संबंधित जो सिद्धांत है इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण थ्योरी जो है, ये सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ये किसका है, ये आपका न्यूटन का है। ठीक, इसमें न्यूटन ने इसको देशांतरी घटना के रूप में वर्णन किया। गतिक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी, गतिक सिद्धांत किसका है, लाप्लास का है। लाप्लास ने क्या बोला था इसमें कि पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर इन्होंने बताया था। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ये प्रगामी तरंग सिद्धांत है। प्रगामी तरंग सिद्धांत ये आपका किसका है, विलियम वेविल का है। वेविल कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो लहर या नाहर सिद्धांत है, नहर थ्योरी, कैनाल थ्योरी ये आपका किसका है, एयरी का है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये किसका है, ये विलियम हैरिस का है। ठीक है, और जो सागर तल प्रसरण का सिद्धांत वो आपका हैरी हेस का है, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि जो कैनियन से रिलेटेड थ्योरी अभी ऊपर आपसे बताया था इसके पहले जस्ट, कैनियन से रिलेटेड जो थ्योरी है पंकिल धारा सिद्धांत ये किसका है, पंकिल धारा सिद्धांत ये डेली का है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने क्लियर ही कर लिया होगा। अब कुछ यहाँ पे लाइंस की हम लोग बात कर लें कि जो आपका पिकनोक लाइन है, ठीक है, ये क्या होता है, थर्मोक्लाइन है वो क्या होता है, हेलोक्लाइन है वो क्या होता है। ठीक, ये एग्जाम में एक दो प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं इस लाइन से ही पूरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले ये जान लेते हैं पिकनोक्लाइन, ये पी वाई होगा। ठीक है, पिकनोक्लाइन
ये पिक्नोक्लाइन क्या करता है कि उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जो महासागर हैं वहाँ पे 300 से लेके 1000 मीटर की गहराई पर जो सागरीय जल में जो घनत्व होता है तो क्या होता है कि तेजी से परिवर्तन होता है घनत्व में। इस तेजी से परिवर्तन को क्या बोला जाता है, पिक्नोक्लाइन। तो जहाँ पे घनत्व की बात करेगा परिवर्तन का, पिक्नोक्लाइन करिएगा। नेक्स्ट जो है आपका है थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो थर्मोक्लाइन में क्या होता है, ये भी इसकी भी गहराई आपका 300 से लेके 1000 मीटर तक। ठीक है, सागरी मंडल में जिसमें क्या होता है गहराई के साथ तापमान में तेजी से गिरावट आए। ठीक है, तापमान में तेजी से गिरावट आए, तो जहां से ये गिरावट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। जो परिवर्तन आता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेलोक्लाइन। तो हेलोक्लाइन में क्या होता है कि जो, ये ध्यान रखिएगा कैसे सागर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय सागरों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तीन सागरों में क्या होता है, यहाँ भी 300 से लेके 1000 मीटर की गहराई पर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सागरी लवणता में अचानक परिवर्तन हो, सागरी लवणता में अचानक परिवर्तन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हेलोक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या क्लियर कर लिया, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाइए, लवणता की हम लोग बात करें। लवणता तो आपको पढ़ा ही दिया गया है कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं लवणता को, महासागरीय साइलेंटी को। आपका वर्षण है, वाष्पीकरण है, ठीक है, नदी जल का आगमन है, वायुदाब और वायु की दिशा है, वायु की दिशा है। ठीक है, सागरीय गतियां यानी सागरीय जलधाराएं, ये भी क्या करेंगी, जो साइलेंटी है उसको प्रभावित करेंगी। यदि हम लोग बात करें कि उच्च वायुमंडलीय दाब यदि ज़्यादा रहेगा, ऊंचा रहेगा, प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण भी क्या होता है, जो साइलेंटी है वो क्या होगी, बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में एक दो बार पूछा गया आपसे। और जो महासागरीय छोटे छोटे सागर हैं उसकी भी बात हम लोगों ने कर ही लिया है। ठीक, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे निक्षेप के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। महासागरीय निक्षेप जो है इसका देखिए कंप्लीट डिटेल, निक्षेप से भी प्रश्न श्योर रहता है आना, तो ध्यान रखिएगा। निक्षेप में आपका दो क्या तीन टाइप के होते हैं। एक आपका होता है स्थलीय, जिसे भूमिज कहते हैं। एक आपका होता है ज्वालामुखी पदार्थ वाला निक्षेप, ज्वालामुखी पदार्थ का यानी वल्केनिक। और एक आपका कौन सा होता है, जैविक। जैविक को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है नैरेटिक, एक आपका होता है पैलेजिक, जो आगे अभी बताया हमने, पैलेजिक और नैरेटिक में। ठीक है, स्थलीय में क्या होता है कि जो बजरी होती रेत होता है, तो उसमें क्रम आप देख लीजिए, बजरी का व्यास बड़ा होता है, फिर आपका रेत होता है, फिर सिल्ट होता है, फिर आपका मृतिका होता है, फिर आपका क्या होता है, पंख होता है। पंख यानी कीचड़, तीन टाइप के कीचड़ जो बताए गए कि मरे ने तीन बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जैविक है, एक अजैविक भी यहाँ पे है, अजैविक निक्षेप भी। तो अजैविक निक्षेप में आपका लाल मृतिका हो गया, उल्का हो गया, ये सभी इसमें आ जाएंगे। लाल मृतिका, उल्का, धूल। ये देखिए लाल मृतिका वाला अभी पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ यूपी में, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नैरेटिक में और पैलेजिक में ये दो चीज़ें हो गई। पैलेजिक में क्या है, ये आपका चूना प्रधान है और सिलिका प्रधान, दो तरह के इसमें यूज पाए जाते हैं, चूना और सिलिका वाले।
ठीक है। और चूना प्रधान जो होते हैं, इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेरापाड और ग्लोबिजेरिना। चूना वाले में टेरापाड, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा, और ग्लोबिजेरिना। और जो सिलिका प्रधान वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, रेडियोलैरियन, क्या है ये, रेडियोलैरियन और डायटमोज। ठीक। तो सबसे गहराई वालों में ये आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा इतना। आई थिंक इतना काफ़ी हो गया आप लोगों का। और इसमें देखिए ज्वार भाटा जरूर पढ़ लीजिएगा, ज्वार वाला चैप्टर, ज्वार भाटा। एक प्रश्न आपका श्योर रहेगा यहाँ से। ठीक है, थ्योरी हमने बता दिया है, जो इससे संबंधित सिद्धांत थे, लेकिन और चीज़ें करने का काम आपका है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ज्वार भाटा से जो सिद्धांत थे, जिसमें आपका कैनाल थ्योरी किसकी है, एरी की है। और आपका जो संतुलन सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, तो संतुलन वाला किसका है, न्यूटन का हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसका है, ये आपका आर्य हैरिस का है। और प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है वो भी आपका इसी से संबंधित है, ये आपका किसका है, विलियम वेविल का है। गतिक जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसका है, लाप्लास का है। ये चीज़ें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक, धाराओं के बारे में पहले ही बात हो ही चुकी है, महासागरीय धाराएं, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर, इन सभी धाराओं को हमने देख ही लिया है। कौन गर्म है कौन ठंडी है, इसको भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, तो सारा कुछ आई थिंक हो चुका है, कुछ बचे होंगे तो जो अभी लास्ट में आपका करा दिया जाए। कुछ सिद्धांत, आपका सिद्धांत तो टोटल ही आप ध्यान रखिएगा पूरा पूरा। ठीक। इसके अलावा जो रेनल जलधारा है वो कहाँ पे चलती है, वो आपका अटलांटिक ओशन की ही है। किसकी है, अटलांटिक ओशन की। अलग अलग धाराओं के बारे में मेंशन करा गया है कि जो उनकी खोज करी गई है, किसने करा है किसने नहीं करा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से जो ज़्यादातर आपका रिवीजन वाला जो पॉइंट था उसको हमने करा दिया है। और इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो आपका जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल को देखेंगे। उसके पहले हम लोग जो है यहाँ पे आपका पर्यावरण के बारे में भी जान लेंगे, उसका पीडीएफ आपको हमने पहले ही प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसका भी पीडीएफ आपको जो है ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, सिद्धांत वाला पूरा। ये सिद्धांत आपको लिखना है तो इस वीडियो को देख के आप लिख लीजिएगा।